Hello students, how are you? Today I am teaching you about the work done. First of all, we know about the work done. What is the work done? Work is said to be done when a force is applied on an object. An object is moving along the direction of applied force. It means displaced along the direction of the applied force. This is the expression of the work done. But work done is defined as it is the dot product of the force and displacement. Both physical quantity are here. Okay. Work done. Work is said to be done when a force applied on an object and object is displaced along the direction of applied force. This is the expression of the work done. Okay. Work done is defined as the dot product of force and displacement. The SI unit of work done is joule, represented by capital J, and it is a scalar quantity. It is a scalar quantity. What is a scalar quantity? It has only magnitude. It does not has a direction. It's called a scalar quantity. The work done is the final result of work done is it is represented by W. W equal to dot product of force and displacement. The dot product of two vector is always found a scalar quantity. We will get a scalar quantity when two vector having a dot product. Okay. Again, the magnitude of the work done is W equal to Fs cos theta. Cos theta is the angle between force and displacement. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल को रिप्रेजेंट करता है. तो देखो यहाँ पे कहा क्या है, जब आप किसी पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करते हो तो पार्टिकल उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा. ठीक है, तो मूव करेगा तो वर्क डन डिफाइन होगा ना. क्योंकि अब देखो बात यहाँ पे आती है कि वर्क डन डिफाइन तभी होता है जब हमारे पास दोनों का दोनों क्वांटिटी हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट. हमने फोर्स अप्लाई करा इस वॉल पे और ये वॉल डिस्प्लेस नहीं हो रहा, बहुत सारे फोर्स लगाया हमने पर डिस्प्लेस नहीं हो रहा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे. अगेन जब मैंने मैग्नीट्यूड की बात करा है, इट मीन्स वैल्यू की बात करा है, तो यहाँ पे cos थीटा आया है. cos थीटा हमने बोला कि रिप्रेजेंट करेगा क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच को एंगल को. ठीक है, अब यहाँ पे cos थीटा आया क्या, कैसे. ओके, तो देखो यहाँ पे हमने ए पार्टिकल को लिया है, इस पार्टिकल को मैं पुश कर सकता या पुल कर सकता हूँ मैं. ठीक है, तो अगर हमने पुल करा है तो फिर किसी एक डायरेक्शन पे, मतलब जो लाइज कर रहा है क्या, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में. ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगाया है उसका कुछ ना कुछ इंक्लाइनेशन है, इट मीन्स क्या, एंगल है. तो अगर मैंने इसे परपेंडिकुलरली इस एक्सिस पे लाइज कराया तो ये किस तरह शेप बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल की तरह.
ठीक है। और ये पार्टिकल को जब हमने फोर्स F से पुल कराया है तो पार्टिकल यहाँ पे रीच करा है, मतलब कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो है पर फोर्स का कंपोनेंट यहाँ पे डिफाइन है नहीं, फोर्स का कोई डायरेक्शन है नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो भी स्टडी करते हैं वो 2 डायमेंशनली करते हैं, अलोंग दी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग, इट मीन्स अलोंग दी एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग। तो अब देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपने ऐसा पढ़ा है cos थीटा इक्वल टू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ट्रिगोनोमेट्री वैल्यूज का नॉलेज तो आपके पास होगा ना, हाइपोटेन्यूज ये हो गया। साथ ही साथ आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा 7-8 क्लास में जब एक ट्रायंगल फॉर्म होता है तो उसके लेंथ को आपने डिफाइन करे हो, इट इज द बेस और ये क्या है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज दे रखा है और बेस हमें फाइंड करना है तो cos थीटा अप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये पूरा का पूरा लेंथ जो है ना वो हाइपोटेन्यूज को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बी अपॉन क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट कर देंगे ना हाइपोटेन्यूज का 1, तो बेस इक्वल टू क्या आ गया, बेस इक्वल टू 1 cos थीटा आ गया, मतलब ये बेस का पूरा लेंथ हमें डिफाइन हो गया है, ठीक है। तो हमने फोर्स का इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड को डिफाइन करा 1 cos थीटा। डिस्प्लेसमेंट पहले से हमारे पास था, वर्क डन डिफाइन होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो हमने 1 cos थीटा इंटू एस करा, ठीक है। तो ये वैल्यू फाइनली हमारे पास रिजल्ट दिखने को मिला है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे कुछ केस बनेगा, थीटा के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेरी करेगा, क्योंकि हमने तो बोला है ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल को डिफाइन करेगा। तो जैसे जैसे एंगल जो है वेरी करेगा वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पे वर्क डन का वैल्यू भी चेंज करेगा। केस 1, केस 1 इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर 0 डिग्री, इट मीन्स थीटा इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ पे cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या डिफाइन होगा, मैक्सिमम 1। व्हाट इज द वर्क डन F इंटू एस, और cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया 1। तो अभी यहाँ पे जो वर्क डन आया है ये मैक्सिमम वैल्यू आपने यहाँ पे पाया है मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन। जब cos थीटा क्या होगा 0 डिग्री एंगल बनाएगा उस केस में वर्क डन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। अब देखो 0 डिग्री बनाने का मेन रीजन है क्या, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब पैरेलल होगा, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा कितना 0 डिग्री बनेगा ही ना। ऐसा केस 2 में इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल, तो जब एंटी पैरेलल होगा तो थीटा कितना बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा। cos 180 का वैल्यू क्या होता है -1 होता है। इस केस में वर्क डन का क्या होगा, मिनिमम वैल्यू फॉर्म बनेगा। अब ये एंटी पैरेलल होता क्या है, फोर्स हमने जब अप्लाई करा तो इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर, पार्टिकल पे हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करा, पर पार्टिकल मूव क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। तो दोनों के बीच के एंगल जो बनेगा 180 डिग्री बनेगा। तो वी विल गेट मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन Fs, और cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे -1 हो गया। तो उस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन क्या होगा -Fs, ये हो गया। लास्ट केस, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट are perpendicular to each other. This is the symbol of the perpendicular, each other. उस केस में थीटा का वैल्यू बनेगा 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। उस केस में वैल्यू ऑफ दी वर्क डन क्या होगा 0 हो जाएगा Fs, और cos का वैल्यू 0 है। cos किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो उसे भी क्या करेगा वो 0 बना देगा। तो यहाँ पे हमने 3 केस बनाया, आप देखो ना
अगर किसी पार्टिकल पे आप क्या करते हो, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हो, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करते हो वाई एक्सिस से के अलोंग, तो फिर क्या होगा, पार्टिकल जो है वो डिस्प्लेस किधर करेगा, चाहे इधर करेगा चाहे इधर करेगा, या फिर क्या है, नहीं करेगा। अगर नहीं करता है तो फिर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। अगर पार्टिकल स्लिप होकर इधर डिस्प्लेस होता है, उस केस में क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। चाहे तो ये इधर डिस्प्लेस होगा चाहे ये इधर डिस्प्लेस होगा, है ना। तो फिर क्या होगा, उस केस में एंगल 90 डिग्री बनाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अभी हमने यहाँ पे आपको वर्क डन का कॉन्सेप्ट दिया है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बनता है कि अगर हमने इंक्लाइंड प्लेन पे इंक्लाइंड प्लेन पे हमने ब्लॉक को रखा है, ब्लॉक पे कोई बिना फोर्स अप्लाई किए हुए ब्लॉक क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अगर ये डिस्प्लेस करता है तो वर्क डन क्या फॉर्म करेगा, तो देखो यहाँ पे वेट फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो अब क्या है कि ये एक्सिस का टू डायमेंशनली डायरेक्शन होगा, और ये देखो ये वर्टिकल हो गए नेगेटिव वाई एक्सिस, और एक है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और फिर क्या है, वेट फोर्स जो है इन बिटवीन एक्सेस लग रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे यहाँ पे कंपोनेंट को रिजोल्व करा था, इसी तरह रिजोल्व करके हम लोग वर्क डन फाइंड कर सकते हैं बाय दी वेट फोर्स। तो ऐसे प्रॉब्लम में आगे कराता हूँ।